हेलो एवरीवन। जो हमारी निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं भूगोल कक्षा 7 की, जिसका आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में क्या है, रेगिस्तान में जीवन, मतलब कि रेगिस्तान में किस प्रकार का जीवन है, इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। जो हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत आज हम इसका लास्ट और एंड चैप्टर देखेंगे, मतलब कि अंतिम चैप्टर है जिसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 8 की भूगोल की एनसीईआरटी, जिसमें हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और पूरी डिटेल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आज हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9, रेगिस्तान में जीवन की। रेगिस्तान में किस प्रकार से जीवन रहता है, यानी कि रहने वाले के जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो इसमें हम आज देखेंगे कि कौन कौन से विभिन्न प्रकार के जो इसमें रहने वाले लोग हैं या पेड़ पौधे हैं, या रेगिस्तान में किस तरह की जलवायु पाई जाती है और वहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन किस प्रकार से व्यतीत होता है, इसके बारे में हम अब देखने वाले हैं। तो हम इसको स्टार्ट करने से हमने इसके बारे में हमने पहले भी देख चुके हैं कि अध्याय 5 में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कि बतलाया गया कि पेड़ पौधे और मनुष्य के लिए जल, मतलब कि मनुष्य जो होता है उसके लिए पेड़ पौधे और जल, पेड़ पौधे पशु और मनुष्य के लिए क्या ज़रूरी है जी, जल बहुत ही ज़रूरी है। और जल के साथ साथ पेड़ पौधे रहेंगे तो वायु भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसके लिए? पेड़ पौधे हैं, पशुओं और मनुष्यों के लिए। तो जहाँ तक पीने के लिए जल ना हो तो जल, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों के उगने के लिए जल ना हो। इसका तात्पर्य है कि जहाँ पर मवेशियों को चरने के लिए यदि घास ना हो, पीने के लिए जल ना हो, फसलें उगने के लिए जल ना हो, तो किस प्रकार से यह है किसी भी जीव के लिए कठिन उत्पन्न होता। मतलब कि जहाँ पर घास होता है तो वहाँ पानी की आवश्यकता होती है, यदि पानी नहीं रहेगा तो घास कैसे उगेगी। और फसलें बोते हैं तो फसलों बोने के लिए भी पानी की बहुत ही ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार मवेशियों हैं, जैसे कि पशु पक्षी के लिए भी पानी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि पानी नहीं है तो ये कुछ संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका जीवन इस तरह से अंतिम स्थिति की ओर चला जाएगा। मतलब कि अंतिम मतलब बोले तो मृत्यु की ओर चला जाएगा, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो कब तक जीवित रह पाएंगे। तो इसके बारे में अब देखते हैं अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जो अत्यधिक कष्टकारी या तापमान से जीना सीख चुके हैं। मतलब कि हम जहाँ पर उन देशों या उन देशों में उन स्थानों के बारे में देखेंगे जहाँ पर यानी कष्टकारी तापमान, मतलब कि तापमान बहुत अधिक होता है, जिसके बारे में हम आज जीना इससे संबंधित हम इससे किस तरह से इस समस्या से निपटा जाए, इससे संबंधित हम जीना भी सीख चुके हैं। इनमें कुछ स्थानों पर आप आग की तरह गर्म है, मतलब कि जहाँ पर बहुत ही अधिक तीव्र प्रकाश आता है तो वह उस स्थान कैसा हो जाता है, वह अत्यधिक गर्म हो जाता है। जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र में अत्यधिक गर्म हो जाता है, जहाँ पर कुछ बर्फ़ भी या ठंडे भी होते, मतलब कि थोड़ी थोड़ी जो बर्फ़ की ठंडी हवा रहती है वह भी चलती है। तो फिर इस तरह से हम विश्व के रेगिस्तान क्षेत्रों के बारे में देखेंगे। इनमें कम वर्षा या विरल वनस्पति, मतलब कि रेगिस्तान क्षेत्र जो होता है जहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है, कम होने के साथ साथ भी यहाँ पर वनस्पति भी विरल, मतलब कि कुछ कुछ दूर दूर पर इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर यानी कि होती है, या कुछ दूरी जाने पर ये इस प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान में ठंडे हो सकते हैं, मतलब कि जहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्र में आप देखोगे कि दिन के समय में तापमान बहुत ही गर्म होता है, और जैसे ही रात्रि का समय आता है तो वह तापमान के
जगह पर तापमान कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्षेत्र हमेशा कैसा हो जाता है, रात में ठंडा हो जाता है। तो जहाँ पर हम थोड़ा बहुत जल उपलब्ध हो जाता है, जिससे कि वह कृषि के लिए योग होता है, मतलब कि किसानों के लिए जो जल उपलब्ध होता है, जिससे कि वह फसलों बोते हैं, उसको सिंचाई के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो रेगिस्तान यह शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक एवं उच्च तापमान होती है, मतलब कि इसकी शुष्कता अधिक होती है, तापमान अधिक होता है, जिसकी वजह से इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब देखते हैं गर्म रेगिस्तान सहारा, मतलब सहारा आपको कहाँ मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में यह सहारा मरुस्थल है, जो कि इसमें इस प्रकार का मरुस्थल है। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। कौन सा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप में मानचित्र को देखिए, मतलब कि मानचित्र में देखिएगा, आपको मैं बतलाता हूँ। ये हुआ, इस क्षेत्र में आप देखोगे यहाँ पर ये उत्तरी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको सहारा मरुस्थल मिलेगा, जो बहुत ही अत्यधिक विश्व में सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा रेगिस्तान क्षेत्र है। कौन सा, सहारा मरुस्थल। तो यह रेगिस्तान है जिसमें कि लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है। कौन सा, सहारा मरुस्थल फैला है। इस तरह से हम 3.2 लाख तक इसका भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब कि भारत में कौन सा है, थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल जो है वो है कितना है भारत में, 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा मरुस्थल जो होता वह है अफ्रीका के 11 देशों से इसकी सीमा लगती है, जो कि इसके अंतर्गत 11 देश हैं जो कि सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट में देखते हैं हम कौन सा, अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मोरतानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। इस प्रकार से कुल 11 देश जो सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। फिर इसमें देखेंगे कि रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता, मतलब कि हम जब रेगिस्तान के संबंधित हम सोचते हैं कि हमारे मस्तिष्क में यह तुरंत ही यह सवाल उत्पन्न होना चाहिए कि मरुस्थल, मतलब कि जहाँ पर रेत अधिक मात्रा में होती है, वो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र का है। मरुस्थलीय में जैसे बालू या परतों से ढका होता, मतलब कि मैंने बतलाया आपको कि रेत से ढका होता है। ढका हुआ नहीं, वरन यह वह जहाँ पर बंजरी मैदान पर वह अग्नि या चट्टानों की सतह पर उत्थित पठार भी पाए जाते हैं, जो कि जहाँ पर रेतीली जगह पर। तो यह चट्टानें कुछ स्थानों में वर्ग किलोमीटर से अधिक होती है, मतलब कि इस तरह की चट्टानें कुछ वर्ग किलोमीटर से भी अधिक होती है। तो इसमें हम देखेंगे, आगे चल के देखते हैं कि फिर इसके अंतर्गत क्या होता है। तो फिर हम इसमें देख सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी क्षेत्र में इस तरह से सहारा मरुस्थल कहाँ तक फैला है। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज सहारा रेगिस्तान का कुछ समय पूर्णतः यह कैसा था, हरा भरा था। सहारा गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि जहाँ पर नदियाँ तथा मगर भी पाए, मतलब कि यह सहारा मरुस्थल जो है, यहाँ पर क्या क्या थी, नदियाँ थी और मरुस्थल यानी कि नदियाँ थी जिस पर कि क्या थे, मगर भी पाए जाते, जैसे कि हाथी है, शेर है, जिराफ है, शुतुरमुर्ग है, भेड़ है, पशु है तथा बकरियां सामान्य जानवर भी यहाँ। परंतु जलवायु परिवर्तन में कुछ गर्म व शुष्क प्रदेश भी बदल जाता था। तो जैसे कि हम इसमें देख लें चित्र में, इस साइड क्या हुआ, ये एशिया महाद्वीप है और फिर यह क्या है, अटलांटिक महासागर, जिसमें कि पश्चिमी सहारा अफ्रीका, सहारा मोरक्को है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, सूडान है, चाड है, नाइजर है, माली है और मोतीनारिया है। तो इस तरह से ये सहारा मरुस्थल है, जिसमें कि एक कुल मिला के टोटल
11 देश इसके अंतर्गत आते हैं। किसके? सहारा मरुस्थल, जो कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। तो हम अब देखते हैं इससे संबंधित इसकी जलवायु के संबंधित में हम सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क, मतलब कि सहारा मरुस्थल की जलवायु कैसी होती है? वह अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होती है। कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गर्म होती है और शुष्क होती है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल में ही होती, मतलब कि यहाँ वर्षा जो होती है किस टाइम पे होती है? वह अल्पकाल में ही होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है, मतलब कि यहाँ पर बादल कैसे होते हैं? आकाश रहित होते हैं और निर्मल होते हैं। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित होती, मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ की जो नमी होती है वह कम ना होकर बहुत ही तेज़ी में होती है, जिससे कि वह वाष्पित हो जाती है और वहाँ का मौसम हमेशा गर्म बना रहता है। और फिर अविश्वसनीय रूप से वह कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है। दिन के समय में यहाँ पर तापमान कितना होता है? यहाँ पर 50 सेल्सियस से ऊपर ही चला जाता है, मतलब कि दिन के समय में आप देखोगे कि सहारा रेगिस्तान का जो यहाँ का तापमान है वह 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। परंतु वह जिस रेत एवं नग्न चट्टानों पर अधिक गर्म होती है तो उनके ताप का विकिरण होने के चारों तरफ कुछ गर्म हवाएं हो जाती, मतलब कि जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में यहाँ का तापमान होता है तो वहाँ की चट्टानें नग्न चट्टानें कैसी हो जाती है? वह अत्यधिक गर्म हो जाती है, जिसके कारण उसके चारों ओर क्या हो जाता है? चारों तरफ कुछ गर्म हो जाती है। किसके? चट्टाने के। रातों में कैसी होती है? अत्यधिक ठंडी, मतलब जब रात का समय आता है तो उस टाइम में कैसी होती है? चट्टानें अत्यधिक मात्रा में ठंडी हो जाती है। तो तापमान गिरकर वहाँ हिमांक कितना हो जाता है? रात्रि के टाइम में आप देखोगे तो सहारा मरुस्थल का तापमान 0 अंश सेल्सियस से भी तक पहुँच जाता है, मतलब कि 0 अंश सेल्सियस में इसका तापमान हो जाता है, जिसके कारण कि यहाँ पर हमेशा रात्रि के टाइम में मौसम यहाँ ठंडा रहता है। तो अब देखते हैं हम वनस्पति जात एवं प्राणी जात, मतलब कि किस तरह से वनस्पति जात है और प्राणी जात में क्या डिफरेंस है, या इसके बारे में हम देखते हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियाँ का में जो सहारा कैक्टस बोले तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको नागफनी बोलते हैं। नागफनी का ये पौधा होता है जिसे हम कैक्टस कहते हैं। खजूर के पेड़ एवं केकेसिया पाए जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर खजूर के पेड़ भी और केकेसिया भी पाए जाते हैं। यहाँ के कुछ स्थानों पर मरुस्थल ये खजूर के पेड़ भी घिरे हरिद्वीप में पाए जाते हैं, मतलब हरिद्वीप में भी इस तरह से खजूर के पेड़ भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसके बारे में देखा। तो अब देखते हैं तो इसमें देखते हैं हम किस तरह से यहाँ पर ऊँट है, लोमड़ी है, लकड़बग्गा है, सांप है, अन्य प्रकार की छिपकलियाँ भी यहाँ पर पाई जाती है। कौन से मरुस्थल में? सहारा मरुस्थल में। तो हम सहारा मरुस्थल है जिसमें वैज्ञानिक ने यहाँ पर मछलियों के कंकाल को भी आने से यहाँ पर कुछ देख सकते हैं। तो फिर इसमें हम इस प्रकार के इस चित्र में दर्शाया गया है कि सहारा मरुस्थल के बारे में दिया गया है। फिर यहाँ पर के लोग कैसे होते हैं? वह यानी कि लोगों ने सहारा रेगिस्तान पर अत्यधिक कष्टकारी जलवायु रहती है, मतलब कि सहारा मरुस्थल का जो रेगिस्तान है वहाँ पर कैसी जलवायु होती है? वहाँ अत्यधिक मात्रा में कष्टकारी जलवायु में विभिन्नता या समुदाय के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। बहुत ही कष्टकारी जलवायु में यहाँ पर रहने वाले लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो फिर हम इसमें जैसे कि बेदुइन एवं तुआरेंग भी शामिल है। कौन कौन है इसमें? बेदुइन और तुआरेंग भी शामिल हैं। जैसे कि चालवासी जनजाति के लोग, यहाँ की चालवासी जनजाति के लोग क्या करते हैं? बकरी है, भेड़ है, ऊँट है, घोड़े हैं जैसे पशुधन भी पालते हैं। तो इन पशुओं पर इन प्रकार के क्या होता है? इनको दूध मिलता है, मतलब ये पशु को यहाँ के लोग पालते हैं जिससे कि उनका दूध का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो फिर इस प्रकार से उनकी खाल, पेटी, जूते, पानी से भरे बोतल बनाने के लिए चमड़ा इससे प्राप्त करते हैं। किससे? उन मवेशियों से। तथा पशुओं के बालों की उपयोग
पशु का जो बाल है उसका उपयोग किसमें करते हैं? कटाई है, कालीन है, कपड़े एवं कंबल बनाने में जो पशुओं के बाल से उनका उपयोग करते हैं। तो धूल भरी आंधियाँ, यहाँ पर गर्म वायु से बचने के लिए लोग यहाँ पर किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? ऊनी प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, जिससे कि इस प्रकार की समस्या से वह आने की जूझने से आने की इस प्रकार की समस्या से वे बच सकें। तो सहारा में मरुद्यान, जैसे कि इसमें मिस्र की नील घाटी के लोग, सहारा में मरुद्यान है कहाँ पर? मिस्र की नील घाटी के लोग यहाँ पर निवास की मदद करते हैं, यहाँ निवास में मदद करते हैं। और यहाँ पर जल की उपलब्धता होने पर लोग खजूर के पेड़ होते हैं, मतलब कि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा की जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण लोग यहाँ पर क्या करते हैं? खजूर के पेड़ को उगाते हैं। यहाँ चावल है, गेहूँ है, जौ है, सेम है जैसी फसलें भी उगाई जाती है। वस्त्र में लगाए जाने वाले कपास जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर कौन सी क्या लगाते हैं? यहाँ पर कपास भी यहाँ लगाए जाते हैं, जो कि पूरे विश्व में इस प्रकार के कपास के लिए प्रसिद्ध हैं। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया में, कहाँ पर? अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, होने के कारण ही सहारा रेगिस्तान में तेज़ी से परिवर्तन होते, मतलब कि इस प्रकार की उत्पाद कहाँ पर होता है? अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र में होने के कारण ये सहारा रेगिस्तान के लोग इसमें परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस क्षेत्र में प्राप्त महत्वपूर्ण खनिज, मतलब कि इस क्षेत्र में सहारा मरुस्थल से कौन कौन से प्रकार के खनिज इससे प्राप्त होते हैं, इसके बारे में अब देख लेते हैं। यहाँ पर मिलेगा लोहा है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, यूरेनियम आदि यहाँ पर सम्मिलित होते हैं, जिससे कि जो सहारा मरुस्थल से प्राप्त किए जाते हैं। तो फिर इसमें हम देखेंगे कि सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली किस प्रकार से परिवर्तित हुई, मतलब कि सहारा मरुस्थल की सांस्कृतिक पारिस्थितिक जीवन शैली किस प्रकार से परिवर्तित हुई। ये आज हम यहाँ के जैसे कि मस्जिदों, ऊंचे कांच की खिड़कियाँ, भवनें हैं, ऊँटों का यानी कि जो प्राचीन मार्ग स्थान से सुमार्ग बन गए, मतलब कि जो प्राचीन मार्ग थे ऊँटों के आने जाने की, वह क्या हो गए? वह महामार्ग बन गए, मतलब कि यहाँ और अत्यधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार से आने जाने का उनका एक रास्ता भी और बड़े तौर पर बन गया। जैसे कि इसमें नमक है, नमक के व्यापार ऊँटों के स्थान पर अब ट्रक में हो। तो पहले नमक को किस क्षेत्र में लाते थे? वह ऊँटों से लाया करते थे, अब किससे लाते हैं? अब ट्रकों से ले जाते हैं। तुआरेग के लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम भी करते हैं, मतलब कि टूरिस्ट लोग जो होते हैं वह क्या करते हैं? वह विदेशी पर्यटक मतलब कि घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आज अनेक प्रकार के चालवासी जनजाति लोग यहाँ पर शहरी जीवन में की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वह अब क्या कर रहे हैं? वह शहरी तौर पर मतलब कि शहरी जीवन शैली में वह जीवन जीना शुरू कर दिया। फिर यहाँ के लोग क्या करते हैं? वह तेल है और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं, मतलब कि तेल के कार्य और गैस के कार्यों में यहाँ के लोग क्या करते हैं? वह नौकरी, इस प्रकार की नौकरी ढूंढते हैं। कहाँ के? सहारा मरुस्थल के लोग। तो फिर हम इसमें हम देखेंगे आपकी सहारा मरुस्थल में किस प्रकार का ठंडा क्षेत्र है। ठंडा क्षेत्र के बारे में हम देखते हैं। ठंडा क्षेत्र कौन सा? लद्दाख का। लद्दाख कहाँ पर है? जो हमारा भारत का यूनियन टेरिटरी है, उसके बारे में हम देखते हैं कि अब लद्दाख में किस प्रकार का रेगिस्तान है। कौन सा? ठंडा प्रकार का रेगिस्तान है। किसमें? लद्दाख में। तो इसमें हम देखते हैं ठंडा प्रकार का ठंडा मरुस्थल कहाँ पर है? लद्दाख में। जम्मू और कश्मीर में बृहस्पति हिमालय के स्थित है। कौन सा? लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान जो इसमें दिखाया गया है। जो उत्तर में काराकोरम भवन की श्रेणियाँ हैं, दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर नदियाँ बहती है, मतलब कि कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी है यहाँ की प्रमुख नदी है। नदियों की गहरी घाटियाँ हैं जो क्या बनाती है? महाखड्ड बनाती है।
या उसे क्या बोलते हैं, गार्ज बोलते हैं, जिसका निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक प्रकार की हिमानी है, जैसे कि ग्रेंगे हिमानी। कौन सी हिमानी? ग्रेंगे हिमानी। कहाँ पर? लद्दाख में। लद्दाख में कौन सी हिमानी है? ग्रेंगे। तो फिर इसमें लद्दाख में ऊंचाई पर आने की कारगिल से लगभग 300 मीटर तक काराकोरम है। कारगिल जो कितनी है? 3000 मीटर से लेकर 8000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शीतल और शुष्क प्रकार की जलवायु। ऊंचाई की परत या पतली होती है। सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन में तापमान 0 सेल्सियस से कुछ अधिक होता है, मतलब कि गर्मी के टाइम में कितना होता है? 0 सेल्सियस से कुछ अधिक होता है। और फिर रात में है तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तो बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग कैसा होता है? यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। चूँकि यह हिमालय वृष्टि छाया क्षेत्र है, इसके बारे में कम होती है। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि लद्दाख है, लद्दाख में फिर यहाँ पर दोहरा है, फिर गोदाम है, शश्योक नदी है, फिर श्योक नदी है, फिर लद्दाख है, जिसका सिंधु नदी है, कारगिल है, जोजिला है, श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर है, जास्कर रेंज ये है। इस तरह से इसके बारे में बतलाया गया। तो फिर हम इसमें अब देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लद्दाख श्रेणी के में इसके बारे में देख लेते हैं। तो मुश्किल है कि 10 सेंटीमीटर से अधिक ही यहाँ प्रतिवर्ष यहाँ बर्फीली हवाएं और तेज़ चलती, मतलब कि यहाँ पर किस प्रकार की बर्फीली हवा होती है? बर्फीली हवा जो अत्यधिक मात्रा में तेज़ चलती है। सूर्य का ताप यहाँ अनुभव करते हैं, मतलब कि यह सूर्य का ताप का अनुभव करता है। और फिर जानकर आपको यह आश्चर्य होगा कि आप सूर्य की धूप इस तरह बैठे हैं और पैर छाया पर हो तो एक समय पर ही ऊष्मघात या तुषार उद्घात प्रसिद्ध हो जाता है। मतलब इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम बैठते हैं तो हमारा आधा शरीर में, आधा हम किस में रहते? धूप रहता, आधे में हमको छाया रहती है। इस प्रकार से यह उपघात से ग्रसित हो जाते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं वनस्पति जात एवं प्राणी जात, मतलब किस प्रकार की वनस्पति है और किस प्रकार से यहाँ पर प्राणी है। तो हम उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति यहाँ पर कैसी रहती है? विरल रहती है। जानवरों के चरने के लिए यहाँ कहीं कहीं पर घास है, छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। फिर घाटी की शरबत है, बिलों पर उत्प्लावन भी देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब है, खुबानी है एवं अखरोट है, अखरोट के पेड़ उल्लेखित है। लद्दाख में पक्षियों के प्रजातियाँ नजर आती है, जिसमें कि रॉबिन रेडस्टार्ट या तिब्बती स्टॉक। कौन सा? रॉबिन रेडस्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक या रॉबिन भी पाए जाते हैं। यह सामान्यतः सामान्य पक्षी भी है, जिसमें कि कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं हैं, जंगली हैं और जंगली बकरी है, जंगली भेड़ है, याक है। विशेष प्रकार के कुत्ते भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? लद्दाख। इसका उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए भी यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि चीरू एवं तिब्बती एंटीलोप क्या है? यह विलुप्त हो चुके हैं, जिसका शिकार शाहतूश नामक एक ऊन के लिए किया जाता है, जो हल्का एवं अत्यधिक गर्मी होता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत की बिलों से पेड़ से बनता है। कौन से पेड़ से बनता है? सरपत के बिलों के पेड़ से बैट का अच्छा क्वालिटी का यहाँ पर बल्ला बनाया जाता है। तो लोग यहाँ पर लद्दाख तथा तिब्बती के मध्य एशिया के निवासी होते हैं, मतलब कि यहाँ पर लोग कहाँ के होते हैं? तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासी होते हैं, जो यहाँ पर समानता पाते हैं। यहाँ अधिकांशतः लोग जो मुसलमान है, बौद्ध है। वास्तव में लद्दाख में अनेक प्रकार के बौद्ध मठ या परंपरागत गोपा के साथ आने के साथ स्थित होते हैं। तो कुछ इसमें प्रसिद्ध मठ है, जैसे कि हैमिश मठ है, थिक्से एवं ताराको। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? अपने बौद्ध मठ के परंपरा के लिए। किसके लिए? बौद्ध मठ। हैमिश है थिक
से सो एवं लामार्यूर। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ हैं, आलू है, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। मतलब कि लद्दाख के लोग ग्रीष्म ऋतु में किस किस की खेती करते हैं? जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्साहों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। मतलब कि शीत ऋतु में इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर किए जाते हैं, जिससे कि यहाँ की महिला अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि वह छोटे छोटे व्यवसाय है, दुकानें हैं, भी इस प्रकार के संभालते हैं। तो जैसे कि हम वायु मार्ग भली भांति जुड़े हैं, जो कि राष्ट्रीय मार्ग 1A लेह से लेके जोजिला दर्रा तक, मतलब कि 1A नेशनल हाईवे लेह से कहाँ तक? जोजिला तक, जोजिला दर्रा तक वो है होते हैं, जिसमें कि कश्मीर घाटी से जोड़ता है। जो किसको जोड़ता है? कश्मीर घाटी को जोड़ता है। लेह से जोजिला तक जाता है, फिर वहाँ से कश्मीर घाटी को यह आपस में मर्ज कर देता है, मतलब कि जोड़ता है। तो आप हिमालय में कुछ अन्य दर्रों के बारे में भी जान सकते हैं। तो अब देखते हैं इसमें कि कौन कौन से इसमें बतलाया गया है। इसमें मुख्य क्रियाकलाप है जिसमें देश विदेश में अनेक पर्यटक आते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? गोपा दर्शन, घास के मैदान हिमनादों के शोर करते हैं। मतलब कि गोपा दर्शन और घास के मैदान में इस प्रकार के हिमनादों का शोर एवं उत्साह किया जाता है। अनुष्ठान भी यहाँ पर इस प्रकार का अनुष्ठान देखने को मिलता है। प्रमुख पर्यटक इसमें आकर्षण का केंद्र होते हैं। तो इसमें आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ पर जनजीवन में परिवर्तन आ जाता, मतलब कि इस प्रकार के आधुनिकीकरण होने के कारण यहाँ पर जल जीवन में भी कैसा हो जाता है? यहाँ पर परिवर्तन धीरे धीरे करके परिवर्तन आ रहा है। लेकिन लद्दाख के लोगों पर शताब्दियों की प्रकृति के साथ समन्वय है। मतलब कि लद्दाख के लोग जो रहते हैं वह प्राकृतिक जो शताब्दियों से भी पहले यहाँ पर के लोग यानी कि प्रकृति से किस प्रकार का संबंध या संतुलन बनाए रखते हैं या रखना उन्होंने सीख लिया। जल है, ईंधन जैसी संसाधनों की कमी के कारण आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर मितव्ययिता इनकी उपयोगिता करते हैं और कुछ भी यहाँ पर व्यर्थ नहीं होता। कहाँ पर? लद्दाख में। मनाली से लेह तक दर्रा, जिसमें कि आप गुजरात से यानी कि मनाली से लेकर लेह तक जाने पर 4 दर्रे से गुजरता है। फिर इसमें कौन से? रोहतांगला और फिर बारालाचला, लुंगलाचला और फिला टांगलांगला। और फिर इसमें क्या है? राजमार्ग केवल जुलाई सितंबर में ही बीच खुलता है, बाकी टाइम में यहाँ पर मार्ग बंद रहता है, जिसमें कि उनको बंद करके रखा जाता है। तो हम इसमें अब देखते हैं अब क्वेश्चन, जिसमें कि हम देखेंगे इसमें क्या है? विश्व में 2 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। कौन से? ठंडे और शुष्क। जो कि इसमें ठंडा मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। और इसमें क्या है? फिर सेकंड इसमें रेगिस्तान किस यानी कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। और लद्दाख रेगिस्तान की जलवायु परिस्थिति कैसी होती है? जो कैसी होती है यहाँ की जलवायु? अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। कहाँ की जलवायु? लद्दाख की जलवायु। और फिर लद्दाख के पर्यटक का प्रमुख आकर्षण था, इसके बारे में देखना है। और फिर सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? यहाँ पर ऊनी प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताओ, इसके बारे में बतलाना है आपको। सही गलत का सही निशान बताइए। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित? मतलब कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो आपको कहाँ मिलेगा? उत्तरी भाग में, मतलब कि ऊपरी भाग में। सहारा मरुस्थल का सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म है, ठंडा है, मृदु है, कैसा है? और गर्म है। लद्दाख के अधिकांश निवासी हैं बौद्ध और ईसाई। और फिर इसमें देखते हैं रेगिस्तान की विशेषताएं हैं।
विरल वनस्पति, अत्यधिक वर्षण, अल्प जलावर्षण। मतलब कि यहाँ वनस्पति कैसी होती है, विरल होती है। कैसी होती हैं, विरल प्रकार की होती है। लद्दाख में हैविस प्रसिद्ध है किसके लिए, बौद्ध मठ के लिए। किसके लिए, बौद्ध मठ के लिए। मिस्र निम्नलिखित में फसलों के लिए प्रसिद्ध है, यानी मिस्र में किस प्रकार की फसल के लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में बतलाना है आपको। तो फिर आगे देखते हैं हम इसमें क्या है। निम्नलिखित में से सही जोड़ी, मरुद्यान क्या है, बेदुइन क्या है, तेल गैंगी क्या है, ये हिमनाद है। और फिर क्या है, लामायुरु, मतलब कि मरुद्यान बोले तो आप क्या, सहारा है। और फिर तेल के लिए के कहाँ पर है, तेल है तेल के बारे में देखना है। और फिर आप इसको देख लीजिएगा, और जोड़ी जो लेसन्स में हमने इसकी स्टडी की है उससे रिलेटेड है, इसके बारे में आप मिलान कर सकते हो। कारण बताइए, रेगिस्तान में अल्प वनस्पति होती है, किस कारण होती है। अल्प वनस्पति मतलब वर्षा नहीं होने के कारण। सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि यहाँ अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, यानी गर्मी होती है, तो इसलिए ऊनी वस्त्र को पहना करते। ठंड के कारण रात्रि के टाइम में ठंड रहती है, जिसकी वजह से ऊनी वस्त्र पहनते हैं। मानचित्र में कौशल आने की यहाँ अफ्रीका के मानचित्र पर सहारा रेगिस्तान है एवं उसके आसपास के किन्हीं 4 देशों के चिन्हित किए, मतलब कि सहारा मरुस्थल है, उसके आसपास के 4 क्षेत्र, मतलब कि फर्स्ट देखने को मिलेगा चाड है, फिर इसके बाद है सेकंड है मिस्र है, और ऐसे करके हमने जो उनके देशों को देखा उसके बारे में आप देख सकते हैं। ट्यूनीशिया है, फिर मोरक्को है। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो कि भारत में रूपरेखा मानचित्र काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी एवं लद्दाख ज्योतिर्लिय दर्रा को चिन्हित कीजिए। जैसे कि आप भारत का मैप बनाओगे तो उसमें हम इसको दर्शा सकते हैं, जो कि जैसे कि इसमें आप देख लेते हैं। इसमें रेगिस्तानी खेल कक्षा में हम सीख चुके हैं कि सभी विद्यार्थी शिक्षिका रेगिस्तान जंतुओं की सूची बनाइए और यहाँ पर उन पे होगी, जिस पर कक्षा में विद्यार्थी की संख्या स्थान पाई जाती है। और फिर चिड़िया है, सरीसृप है, और जंतु हैं, श्रेणियाँ हैं, इस प्रकार से चुना लिया जाता। वनस्पति यानी स्तनपायी जंतु ऊँट है, याक है, लोमड़ी है, भेड़, बकरी, एंटीलोप है आदि इस प्रकार की चिड़िया में रेवन, चील, गिद्ध, टर्की और सरीसृप जैसे कि सांप है, इस प्रकार के प्रजाति यहाँ पर सम्मिलित की जाती है। तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए रेगिस्तान में निर्धारित किया गया उस पर 3 श्रेणी है, जिसमें कि कागज़ में लिखने पर कहा जाए। जैसे कि विद्यार्थी को 10 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर आकार के सूती पत्र को उपयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। और अनुकूलता के प्रकार मानव के लिए उपयोगिता जैसे प्रदर्शित या प्रश्नों के बारे में हम देख सकते हैं, अनुमान लगाया जा सकता है। इसकी बोर्ड के बारे में, बोर्ड पर 3 कॉलम बनाए गए हैं। जैसे कि स्तनपायी जीव जंतु जीव है, चिड़िया है, सरीसृप है। प्रत्येक श्रेणी में कॉलम की एक कागज़ की चिपकाई है कक्षा में, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। रेगिस्तान के पशु हैं, रेत से बचने के लिए दोहरी बनोरी रोनियाँ हैं, और इसमें खाल एवं पानी सी बोतलें हैं, इस प्रकार से इनको दर्शाया गया। तो इसके बारे में हम इसको आज हमने ये कक्षा 7 की भूगोल की NCERT थी जो इसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो फिर हम देखेंगे आने वाली वीडियो में कि कक्षा 8 की NCERT जियोग्राफी की हम चर्चा करने वाले सेशन कैसा लगा। आपका फीडबैक कमेंट के तौर पर कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो को लेके आऊँ। तो सेशन कैसा लगा, सेशन यदि पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।